गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें जो है हमने अभी तक जो है 1900 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है टॉप इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगते हैं, उससे एक मोटिवेशन मिलती है। तो देर न करते हुए सीधा आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ये लाइब्रेरियन के जो प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरपीएससी के लिए है। ये लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम कोई सा भी हो, सभी के लिए उपयोगी है। इसमें टोटल जो है मैंने 4000 प्रश्नों को जो है सम्मिलित कर रखा है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो राजस्थान लाइब्रेरियन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उस वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये टोटल 4000 प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव की हमारी सीरीज चल ही रही है, वो आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से मैंने बना रखा है। पूरी डिटेल के साथ उसे कवर किया जाता है। तो नॉन स्टॉप सीधी बात नो बकवास में चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न आज का स्टार्ट करते हैं। जुबली परियोजना का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से है। अगला प्रश्न है, मित्र मंडल परिकल्पना से किसने अवगत कराया? तो मोती भाई अमीन ने। अगला प्रश्न है, किससे पहले मुद्रित पुस्तकों को का जो है सेसवा काल जो है कहा जाता है? तो 1500 एडी से पहले की पुस्तकों को। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय तथा संरचनाओं के लिए दस्तावेजों की आपत्तियों व निबंधों पर जो है निर्माण किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो PFPBAL के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1965 से। आगे है, भारत में मानकों का निर्धारण करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो BIS है। अगला प्रश्न है, भारत में मानकों का निर्धारण करने वाली प्रमुख संस्था BIS की स्थापना कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 1986 को की गई थी। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज में सर्वप्रथम यूजर एजुकेशन का उपयोग किया गया? तो मार्टियर कॉलेज में। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की जो है आवृत्ति क्या है? तो ये पाक्षिक है, मतलब 15 दिन। पाक्षिक का मतलब होता है ना, चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ता है थोड़ा थोड़ा करके, फिर 15 दिन घटता है। आगे है, सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ जो का प्रतिपादन किसने किया? तो स्कूल नॉर्ल ने किया था। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम ई लाइब्रेरी की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? तो सिरसा जो कि हरियाणा में पड़ता है, 2013 में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई तथा कहाँ स्थित है? तो 19 जून 2018 को नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुक्त प्रवेश द्वार प्रणाली की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? तो JD ब्राउन के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुक्त द्वार प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम जो है को पहली बार जो है किसके द्वारा जो है शुरू किया गया? तो स्टेट लेनिन पुस्तकालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय की ओर से कोई भी भुगतान किए बिना किसी को भी कहीं भी पहुंच का अधिकार देने वाले प्रकाशक को क्या कहते हैं? तो ओपन एक्सेस प्रकाशन। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, रत्न सागर, रत्न रंजिका, रत्नोदधि कौन से पुस्तकालय के भाग हैं? तो नालंदा लर्निंग सेंटर के भाग हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी सेवा जो हमें हर क्षेत्र के बीच जो प्रकाशित गुणवत्ता नियमित ओपन एक्सेस पत्रिका निःशुल्क संपूर्ण पाठ देती है को कहते हैं? तो DOAJ। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, शायद PDF कन्वर्ट करते समय यहाँ भी मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, DOAJ साइट पर किसकी सूची होती है? तो ओपन एक्सेस पत्रिका की सूची होती है। आगे देखते हैं,
DOAJ का पूरा नाम क्या है? तो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। अगला प्रश्न है, वह लाइसेंस जिसके द्वारा रचनाकार यह सूचित कर सकते हैं कि कौन से अधिकार वह सुरक्षित रख सकता है, वह कौन से छोड़ सकता है, उस लाइसेंस को किस नाम से जानते हैं? तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय पत्रिका साइंस का प्रकाशन कौन करता है? तो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2014 में जो है भारत सरकार के कौन से विभाग ने जो है सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान हेतु अपनी नीति के रूप में ओपन एक्सेस को जो है अनुमोदित किया? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी वर्ल्ड पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो जेडी ब्राउन। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय के आधार है, यह कथन किसका है? तो WCB शेयर्स का है। आगे देखते हैं, कोई संग्रह 20 साल के बाद अपनी प्रासंगिकता जो है खो देता है। इस अवधि के बाद ऐसी पुस्तकों को पुस्तकालय में नहीं रखा जाना चाहिए, परंतु इसे हटाया या निकाल देना जाना चाहिए। यह शब्द किसका है? तो रंगनाथन का है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का महत्व उसमें पुस्तकों की संख्या की अपेक्षा पाठ्य सामग्री को उपादेय बनाने की क्षमता देने की क्षमता से निर्मित होता है। यह कथन किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न है, एक स्टेटमेंट्स आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का जो है हृदय स्थल होता है, यह किस ने कहा था? तो आपको दो नाम याद रखने होंगे, राधा कृष्णन ने भी कहा है और CD देशमुख ने भी कहा है, लेकिन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि कोई विश्वविद्यालय उतना ही अच्छा होता है जितना कि उसका पुस्तकालय। यह शब्द किसने कहा है? तो HGB हटचिंग ने कहा है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार हर गांव में टैंक तथा कुएं होते हैं, उसी प्रकार हर गांव में पुस्तकालय भी होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो चिल्का मंत्री लक्ष्मी नरसिम्हा का है। अगला प्रश्न है, विश्व में उत्तम विचारों को जानने का सबसे तेज और सरल मार्ग जो है सार्वजनिक पुस्तकालय है। यह कथन किसका है? तो गेरल्ड जॉनसन का है। आगे देखते हैं, रंगनाथन का पुस्तकालय विज्ञान में वही स्थान है जो आइंस्टीन का जो है भौतिक विज्ञान में है। यह कथन किसका है? तो यूजिन गारफील्ड का है। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के कितने संस्करण आ चुके हैं तथा कब कब प्रकाशित हुए? तो 5 संस्करण आ चुके हैं। 34, 45 आप इस तरीके से याद रख सकते हैं मोबाइल नंबर के थ्रू। 34, 45, 51, 58, 64 और 1988। और 5वां रिवाइज एडिशन जो था वो रिवाइज्ड हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। आगे है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के किस संस्करण में आदर्शक सिद्धांत का निर्माण हुआ? तो दूसरे सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सूचीकरण के उपसूत्रों पर। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के सिद्धांत किस पुस्तक में दिए हैं? तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। अगला प्रश्न है, CCC के अनुसार यदि दो सहकारक ग्रंथ निर्माण में एक प्रकार का कार्य किया हो तो दोनों सहकारकों का नाम किससे जो है जोड़ा जाएगा? तो एंड से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार आख्या अनुच्छेद, टिप्पणी अनुच्छेद, शीर्षक अनुच्छेद कहाँ से आरंभ होते हैं? तो द्वितीय ऊर्ध्व रेखा से। आगे है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की जो है मेन एंट्री में प्रथम ऊर्ध्व रेखा से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रारंभ होता है? तो परिग्रहण संख्या और अग्र अनुच्छेद। अगला है, बुक इंडेक्स एंट्री यानी कि BIE कब बनाई जाती है? तो आख्या से विषय का पता न चलने पर। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में जो है किस प्रकार के संलग्न कार्य के लिए जो है नियमों का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के लिए, दूसरा है कि बुक के लिए, तीसरा है आवधिक प्रकाशनों के लिए, चौथा है सार पत्रिका के लिए और 5वां है अनुक्रमणिका पत्रिका के लिए। अगला है, वह कौन सा प्रथम कैटलॉग था जो आदर्श सिद्धांतों पर आधारित था? तो CCC। अगला प्रश्न है, सूचीकरण के आदर्श सिद्धांत
सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने तथा कब किया? तो रंगनाथन महोदय ने किया 1938 में। अगला प्रश्न है, सूचीकरण के आदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया? तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। अगला प्रश्न है, कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि में किस अनुच्छेद में उपलब्ध सूचनाएं पाठक के लिए नहीं होती हैं? तो संकेत अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है, अंतर विषयी प्रविष्टि का दूसरा नाम क्या है? तो सब्जेक्ट एनालिटिक एंट्री। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में क्लास इंडेक्स एंट्री किसके द्वारा जो है प्राप्त की जाती है? तो वर्ग संख्या के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में किस एंट्री में जो है संख्या दर्शाई जाती है? तो CRE में या क्रॉस रेफरेंस एंट्री में। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार संपादक के नाम को मेन एंट्री में किस अनुच्छेद से जो है दर्शाते हैं? तो टाइटल से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था के समान है, नई सामग्री को लेना, पुरानी सामग्री को, ये काटना पड़ेगा, पुरानी सामग्री को छोड़ना, आकार में परिवर्तन एवं नए आकार व पदों को लेना, यह शब्द किसने कहा है? तो रंगनाथन ने कहा है, और ये जो है 5वां लॉ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगवान ने मुझे इस बात के लिए चुना है और जो गौरव प्राप्त मुझे हुआ है वह मेरे बाद की पीढ़ियों के लिए काम आए, ताकि वह भी अपना जीवन पुस्तकालय विज्ञान एवं सेवा में संपूर्ण हृदय से लगा सकें। यह शब्द किसका है? तो रंगनाथन महोदय का है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालयों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय एवं स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकरण की है। इसका समर्थन निश्चित निधानियों एवं वित्त पोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा जो है किया जाना चाहिए। वित्त पोषण जो है यानी कि रख रखाव जो है इनके द्वारा किया जाना चाहिए। ये किसने कहा है? तो यूनेस्को ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। अगला प्रश्न है कि जब किसी विशिष्ट प्रविष्टि का जो है शीर्षक किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय को व्यक्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो विषय सूची। अगला प्रश्न है, लेखक सूची और शीर्षक सूची का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो नाम सूची। अगला प्रश्न है, शब्दकोश सूची या डिक्शनरी कैटलॉग का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स एमी कटर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों का वर्णन किसने किया है? तो चार्ल्स एमी कटर ने किया है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों का वर्णन चार्ल्स एमी कटर ने किस पुस्तक में तथा कब किया? तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग में, जो कि 1876 में। अगला प्रश्न है, द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी इन 1883 नाम का आर्टिकल जो है किसने लिखा? तो चार्ल्स एमी कटर या CA कटर भी कह सकते हैं आप। आगे है, द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी इन 1883 नामक आर्टिकल चार्ल्स एमी कटर ने कब लिखा था तथा किसकी कॉन्फ्रेंस में लिखा था? तो 1883 में ALA की 6ठी कॉन्फ्रेंस में। अगला प्रश्न है, किस दस्तावेज में मेटा डाटा किसी वास्तविक चित्रण का उदाहरण है? तो कार्ड कैटलॉग का। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1841 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड में कुल कितने नियम हैं? तो 91। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड की शुरुआत किसने की थी? तो एंथोनी पेंजी ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड का नवीनतम संस्करण कब आया? तो 1936 में, माफ़ कीजिए 1936 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो है का नवीनतम संस्करण जो है कितने नियम हैं? नवीनतम संस्करण में 41। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम औपचारिक संहिता के द्वारा उनके पुस्तकों के सूचीकरण के लिए प्रसूचीकरण नियमों को संहिताबद्ध किया? तो एंथोनी पेंजी ने। आगे देखते हैं, रूल्स फॉर कंपाइलिंग द कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक मैप एंड म्यूजिक ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंथोनी पेंजी है। अगला प्रश्न है, जावेद कोड का निर्माण हुआ? तो 1852 में। अगला प्रश्न है, जावेद कोड में कुल कितने नियम हैं? 39 नियम है। अगला प्रश्न है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग की शुरुआत किसने तथा कब की थी? तो चार्ल्स एमी कटर ने 1876
1976 में। अगला प्रश्न है माफ़ कीजिए, RDC का पूरा नाम क्या है? तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। अगला प्रश्न है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग में नियमों की संख्या कितनी है? 205। अगला प्रश्न है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो 4। और कब कब हुए हैं? तो पहला 1876, 89, 91 और एक 1904 में। अगला प्रश्न है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का चौथा संस्करण कहाँ प्रकाशित हुआ? तो वाशिंगटन में। आगे देखते हैं रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का जो है नवीनतम संस्करण में कुल कितने नियम हैं? तो 369। अगला प्रश्न है डिक्शनरी कैटलॉग का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स सेमीकटर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैलिबर का आयोजन वर्ष में कितनी बार होता है? तो 2 बार। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट किस वर्गीकरण पद्धति का उपयोग जो है करता है? तो UDC का। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन कौन करता है? तो इंसडॉक करता है। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1954 से। अगला प्रश्न एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है मैत्रेयी सॉफ्टवेयर को किस लिए जो है विकसित किया गया? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। अगला प्रश्न है ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने तथा कब की? तो निक ने की 2003 में। अगला प्रश्न है ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का 2007 में जो है कौन सा वर्जन आया? तो 3.0 आया। अगला प्रश्न है ई ग्रंथालय का वर्तमान में कौन सा संस्करण जो है प्रचलित है? तो 4.0। अगला प्रश्न है ई ग्रंथालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है ई ग्रंथालय कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। अगला प्रश्न है ग्रंथालय सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने की? तो इंसडॉक ने। अगला प्रश्न है बेसिक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? तो इंफॉर्मेशन डायमेसिस USA ने किया। अगला प्रश्न है विनिसिस सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की? तो विप्रो ने। अगला प्रश्न है CDS तथा IS सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने तथा कब की? दोस्तों एक कमेंट है आप लोगों के लिए, IS का पूरा नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा ताकि मैं भी तो देखूं कि आपकी तैयारी कैसी है। यूनेस्को ने जो है 1985 में। अगला प्रश्न है CDS तथा IS सॉफ्टवेयर का विकास जो है किस भाषा में हुआ? तो पास्कल भाषा में। अगला प्रश्न है CDS तथा IS सॉफ्टवेयर कितने चरणों में बना? तो 4 चरणों में। अगला प्रश्न है CDS तथा IS सॉफ्टवेयर किस प्रकार की प्रणाली है? तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। अगला प्रश्न है CDS तथा IS सॉफ्टवेयर के संदर्भ में FST का पूरा नाम क्या है? तो फील्ड सिलेक्टेड टेबल। अगला प्रश्न है CDS तथा IS सॉफ्टवेयर की रूपांतरण भाषा में पहला टैग कौन सा आता है? तो 7। अगला नहीं दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप कि मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा, तो आपके लिए ये उपयोगी क्वेश्चंस दोस्तों रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट है, ये मेरा मानना ही नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, धन्यवाद।